नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज भारत बंद है, लेकिन ये सेशन आपके दिमाग के सारे दरवाजे खिड़की खोल देगा। वहां कुछ भी अब बंद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रहे हैं वो आपको कृषि बिल को लेकर जो एजेंडा चलाया जा रहा है, जो झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर बातें बताएंगे भी, फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ। और जो बातें वो बताएंगे आपको जरूर सुननी चाहिए। अमूमन आपने उनको अंग्रेजी में सुना होगा, लेकिन मैं चाहता था कि हिंदी के दर्शक जो उनके बहुत बड़े फैन हैं उन तक उनकी आवाज पहुंचे, इसलिए आज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत हाँ कह दिया कि वो आएंगे मेरे चैनल पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। आनंद रंगनाथन हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत थैंक यू सो मच सुशांत जी। और जैसा कि है। मैंने सर आपको वार्न किया था कि हिंदी में आज मेरी पिटाई होने वाली है और जो चैनल में हिंदी नहीं पढ़ेंगे मेरी हिंदी सुधरेगी। नहीं, और आप जिस तरीके से फैक्ट्स के साथ बोलते हैं और एक सांस में बोलते हैं, कई लोगों को लगता है जैसे AK-47 से आप हमला कर रहे हैं। आपका नाम AR है ना, तो मुझे लगता है AR-47 भी एक गन आनी चाहिए। लेकिन आज आप भारत बंद में क्या कर रहे हैं सर? घर पर हैं या बंद का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं सुबह तो गया था, लैब गया हाँ। था, लेकिन फिर वापस आ गया, कोई था नहीं। वो लॉकडाउन के चक्कर में कोई लैब्स भी एक तरह से बंद ही हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। सो सॉरी, एक सेंटेंस मैंने और इंग्लिश में बोल दिया, बट घर पे आप ही बंद है। के साथ में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बंद इलीगल है। मुझे तो ये शायद था कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद्स को इलीगल कर दिया, ऑल इंडिया बंद्स को। तो आई डोंट नो, मुझे शायद दोबारा देखना पड़ेगा कि ये एक बीच में एक जजमेंट नहीं आया था सुशांत जी, 10-15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंद, ऑल इंडिया बंद इलीगल है। तो जी। और वैसे भी सर आप देखिए, कोरोना काल में जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अभी रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या बिल्कुल। किसानों को या जो किसानों के नेता हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको नहीं लगा कि अगर हम देश भर में भारत बंद कर रहे हैं तो इससे जो कुछ हजार करोड़ का नुकसान होगा वो उस इकोनॉमी को और ज्यादा कमजोर कर देगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल। ये तो पूरा पॉलिट स्टार्ट टू फिनिश जो है, ये शुरू से लेकर अंत तक सारा ये पॉलिटिकल सियासी मुद्दा बना के रह गया है। और मुझे नहीं लगता कि इनको लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो या नुकसान हो, देश को नुकसान हो, इसकी चिंता है इनको। कि अगर इनको इसकी चिंता होती, जैसा कि आपने कहा, कोविड ने ही इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है, अभी उभर के आ रही है धीरे से। और इस टाइम पे आपको बंद करना, वो भी ऐसे टॉपिक पे जिसको आप पूरा सपोर्ट कर रहे थे 10 साल से, तो ये मुझे लगता है कि एकदम ही नहीं नहीं, और इस सर इसमें एक चीज और कि आप उस पर तो मैं आऊंगा कि क्या डबल स्टैंडर्ड्स नेताओं के और इन किसान यूनियनों के नजर आए, लेकिन आप ऐसे टाइम पे बंद करके देश की ऑलरेडी डैमेज इकोनॉमी को और डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार आपसे बात कर रही है, सरकार बिल्कुल। नहीं सुन रही होती और कह देती कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं सुनेंगे, तब मैं समझता कि आप ताकत दिखाने के लिए भारत बंद करते। सरकार ने फिर आपको कल बुला रखा है और आप भारत बंद करके क्या मैसेज दे रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से सुशांत, जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको प्रोटेस्ट अलाउड है। अगर आप जेन्युइनली सोचते हैं कि मैं इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करूंगा, आपकी डेमोक्रेटिक राइट है। आप चाहते हैं कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, आपकी डेमोक्रेटिक राइट है। यू शुड सफर। बट प्रोटेस्ट का ये मेरी समझ में नहीं आता, जितने भी वामपंथी हैं और जितने भी ये लेफ्ट लीनिंग हैं, जो सपोर्ट में इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलता है, काफी मीडिया से मिलता है, वो ये बात भूल जाते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट राइट टू प्रिवेंट। ये राइट। बार बार हर जगह प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिलता है। आपको प्रोटेस्ट करनी है, आप करिए। जेएनयू में भी देखा हमने, सीए में भी देखा, शाहीन बाग में जो उन्होंने सड़क रोक दी। आपको 10 साल तक प्रोटेस्ट करनी है, आप करते रहिए। आप जानते हैं कि वो ईरोम शर्मिला थी, अगर आपको याद होगा उनका नाम। वो इलेक्शन भी लड़ी थी, पर उनको 80 से ज्यादा वोट नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली। बट 10 साल तक उन्होंने शी वाज ऑन अ काइंड ऑफ अ सेमी हंगर स्ट्राइक। शी वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 10 years। तो वो किसी को और को नहीं कह रही थी कि मैं आपको खाने से रोकूंगी। उन्होंने खुद ये समझा, उनका ये एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं सफर करूंगा, भले ही मैं गलत हूं, मैं समझता हूं वो गलत है, लेकिन उनको करने दीजिए। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता
कि आप दिल्ली में आने वाली 5 मेन हाईवेज को रोकें, ब्लॉक करें। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप शाहीन बाग में अपना जो भी मुद्दा रखना चाहते हैं, आप एक सड़क जो कि मेन आर्टेरियल रोड है उसको 3 महीने तक बंद रखें, नोएडा जाने ना दे, लोगों को आने ना दे। ये तो जेएनयू में आपको प्रोटेस्ट करनी है, आप करिए, लेकिन आप लैब्स बंद करवा दें, ऑफिस बंद करवा दें। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और इसमें गलती सुशांत, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि जो वॉरेन एंडरसन जिनको राजीव गांधी ने छोड़ा था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, वो वॉरेन एंडरसन को मैं गलत नहीं मानता, वो तो चोर है, उनका काम है भागना। मैं उनको गलत मानता हूं जो जिन्होंने भगाया उनको। तो मैं इसमें जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, मैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एक साइड पे तो गलत है ही, वो इलीगली कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी फिर भी गलती नहीं मानता। मैं गलती मानता हूं दिल्ली पुलिस की, अमित शाह की, जिन्होंने ये अलाउ किया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई वो इलीगल है, लेकिन फिर भी मीडिएशन के लिए जा रहा है। अब ये अगर या तो आपको लॉ ऑफ द लैंड आप उसको एक्सेप्ट करें, या आप एनार्की लाएं, सो चॉइस। आपको ये लगता है कि ये जो आज किसान भी कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, और वो कह रहे हैं कि हम साल भर के लिए वहां बैठ जाएंगे और हमारे पास तो राशन है, सब कुछ है, आपको लगता है इसका जो प्रभाव है वो शाहीन बाग से पड़ा? क्योंकि जो जो लोग इसके पीछे हैं उनमें उनको ये लगा, या जो थिंक टैंक है उसको ये लगा कि अगर शाहीन बाग के मॉडल को जब वो वहां पर चल गया, उसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी, देश भर में होने लगी, तो यही अगर हम यहाँ पर करें, और इस बार तो किसान है, तो शायद सरकार को ज्यादा डैमेज कर पाएंगे या उसकी छवि को ज्यादा डैमेज कर पाएंगे। नहीं, इन्होंने सोचा तो यही था, लेकिन अब ये देखिए, ये एक तरह से इंग्लिश में अच्छी तरह से वो उभर के नहीं आता है, लेकिन ये चौथी फेल है। जो ये इंटेलेक्चुअल्स है, मैं थक गया हूँ। मैंने इनको 2-3 साल तक पहले टाइम दिया कि चलो यार, लेट मी इंडल्ज इन यू, लेकिन फिर मैंने देखा कि मंद बुद्धि, चौथी फेल, इनका पूरा एजेंडा चल रहा है। अब इन्होंने ये प्रोटेस्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाहीन बाग के प्रोटोटाइप टेम्पलेट पे बनाई, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि सारी पार्टियां जो कि प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो सब यही बिल चाहती थी। तो या सीए में इतना क्लियर कट नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने असम में और नॉर्थ ईस्ट में ये मांग की थी कि बांग्लादेश की माइनॉरिटी को आप लाए, आई हिंदू की है बांग्लादेश में माइनॉरिटी, लेकिन वो इतना क्लियर कट नहीं था, मैनिफेस्टो में नहीं था, कम्युनिस्ट के मैनिफेस्टो में नहीं था। यहाँ तो ये सारा मैनिफेस्टो में है कि आपको ये सारे रिफॉर्म लाएंगे, और उससे भी ज्यादा उन्होंने कहा था एपीएमसी हम हटाएंगे। मोदी जी ने एपीएमसी हटाया नहीं है, एक चॉइस दी है, ये तो उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं। तो अब समझदार लोग हैं, उन्होंने सब जानते हैं कि भाई आप यही चाहते थे 5 साल 10 साल पहले, आप अंबानी अडानी को लेना चाहते थे, और अब आप नहीं चाहते तो प्रोटेस्ट करते रहिए। बट वही है, इसमें जैसे फार्मर्स हैं, जैसे मच मोर ग्रेवर देन शाहीन बाग, बिकॉज फार्मर्स का ये है कि बीजेपी ओवरटली एंटी नहीं होती। अब ये भी आप देख रहे हैं, शुरू में कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स थे, बट सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स नहीं थे। नहीं, और मैं तो ये कह रहा हूं सर, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये खुद क्या सारी जिंदगी खादी ग्रामोद्योग से जाकर कुर्ता पजामा खरीद के पहनते हैं क्या? ये तो मॉल में जा जाके इनको ऑप्शन चाहिए कि इनको कहां से खरीदना है, और बड़े बड़े ब्रांड्स चाहिए। और किसान को ये चाहते हैं कि किसान जो है वो सिर्फ एपीएमसी में बेचे। और मैं तो ये भी कहता हूं सर कि अगर एपीएमसी इतना बढ़िया चल रहा है, अगर मंडियां इतनी सही चल रही हैं, और आड़ती जो है वो किसान का सबसे अच्छा दोस्त है, वही उसका फायदा सोचता है, कोई और सोचता नहीं, तो फिर उनको इस बात का डर क्यों है कि अगर बाजार खुल गया, किसान बाहर जाने लगा, तो वो मंडी नहीं आएगा, वो किसी और के पास जाएगा? अगर आप इतने अच्छे थे तो वो आपके पास ही आएगा, वो क्यों बाहर जाता? लेकिन आपको पता है कि आपने सालों साल किया क्या, इसलिए वो आपके पास आएगा नहीं, इसका डर है आपको। बिल्कुल, यही सवाल कोई भी ये इंटेलेक्चुअल या ये मिडनाइट फार्मर जैसे मैं इनको कह रहा हूँ, ये आंसर नहीं करेंगे कि आपने अगर बहुत ही अच्छा आपका दोस्त है बिचौलिया, और आपने फार्मर को चॉइस दी, और वो फार्मर खुद उस बिचौलिए के पास नहीं गया, ये आपको क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि 2.5% कमीशन लेने वाले बिचौलिए, जो कि 17,000-20,000 करोड़ कमा रहे थे, फार्मर्स ने उनको पसंद नहीं किया। उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दिया मोदी जी ने, और फार्मर्स उस पर चले गए। अब इसमें आप उस पर दंगा फसाद शुरू कर दें, वो कर दें, तो ये तो क्लियर है कि आप देखिए, एक तरह से सुशांत जी, हमने रिफॉर्म्स भले किए 1991 में, लेकिन हमारी जो मानसिकता है ना, वो अभी भी वही माई बाप सरकार वाली। अभी भी अब एमएसपी का मुद्दा आप जब करेंगे, एमएसपी क्या माई बाप सरकार है? लोग कह रहे हैं कि सरकार तय करे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप कोई भी बिजनेस उठा लीजिए,
क्या ये सरकार का वो है बनता है कि आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो बिजनेस आपका खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, आपके कुछ भी चीज खरीदे? फार्मिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अ बिजनेस, लेकिन ये इतना इमोशनल है ना कि ये बिजनेस, लोग हमारी साइकी में घुस गया है कि ये बिजनेस नहीं है। हमारा ये लगाव है हमारे फार्मर्स से, और एक तरह से ठीक भी है क्योंकि इतना सफर किया है हमारे फार्मर्स ने कि थोड़ा इमोशनल टैग बनता है। लेकिन आप उस हद तक ना ले जाएं कि आप जो खुद कैपिटलिज्म के फ्रूट्स का मजा ले रहे हैं, आप खुद माई बाप सरकार बन जाए उसमें, तो ये गलत है। और सर इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि एमएसपी 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 का इतना लोग छाती पीट रहे हैं, इस देश में एक कानून ऐसा नहीं है जो सरकारों को बाध्य करता हो कि आपको एमएसपी पर सारी फसल या जितनी भी फसल वो खरीदनी ही होगी। एक कानून सर ऐसा नहीं है, ये किसी को पता नहीं है या लोग इस पर चर्चा नहीं करते। एक कानून नहीं है जो आपको बाध्य करे सरकारों को कि आप एमएसपी पर किसान से फसल खरीद लेंगे। किसान से फसल सरकारें इसलिए खरीदती हैं क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा दिखता है या उनको भविष्य दिखता है कि नहीं खरीदेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए नहीं खरीदती कि कोई कानूनी बाध्यता है उनके ऊपर। बिल्कुल। और आप ये देखें एमएसपी पे बीजेपी भी इसी उसमें चक्रव्यूह में फंस गई। मैं ये फंस गई इन द सेंस कि अगर मैं फंस गई कहूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी एक तरह से इनोसेंट ही नहीं, बीजेपी भी पॉलिटिकल पार्टी है। इनफैक्ट बहुत सारे रिफॉर्म जो कांग्रेस लाना चाहती थी, बीजेपी उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रही थी। इनफैक्ट मैंने वो क्लिप नहीं सुना है, लेकिन लोग कह रहे हैं क्लिप है सुषमा स्वराज जी का, वो बिचौलियों के साथ है। तो ये पॉलिटिशियन है, लेकिन आप ये देखें कि ये एमएसपी सरकार ने इतना ज्यादा खरीदारी कर ली है कि सड़ रहा है। एनीवे 40% प्रोड्यूस जो भी हम इंडिया करती है वो वेस्ट जाता है। अब आप ये देखिए, हम अपने आप को गरीब देश कहते हैं, फार्मर्स का देश कहते हैं, जितनी भी उपज हो रही है उससे 37 to 40% इज गोइंग वेस्ट। और उस मामले में आप एमएसपी इतना करें कि गर्व से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर 1.5 लाख मेट्रिक टन यूपीए के टाइम पे खरीदी गई पल्सेस, हमने 75 लाख में, मतलब इस पे खुश होके कह रहे हैं। ये खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आपने इतना प्रोक्योर कर लिया पॉलिटिकल प्रेशर में आके और वो सारा प्रोक्योरमेंट वेस्ट जा रहा है, चूहे खा रहे हैं, एफसीआई के गोदाम भरे पड़े ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान तो हमारा ही है ना। हमारे टैक्सेस से खरीद रहे हैं और कौन से पैसे से खरीद रहे हैं। और इसमें एक और बड़ा नुकसान सर मैं जोड़ दूं कि चूंकि पंजाब हरियाणा यहाँ के किसानों को एमएसपी का बड़ा हिस्सा मिल जाता है, उनकी फसल खरीद हो जाती है, तो वो बार बार वही धान और गेहूं उगा रहे हैं। और वहां पंजाब में वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है सर कि उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में जो अभी पंजाब के किसान अपने बच्चों को लेकर वहां बॉर्डर पर बैठे हैं, उन बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। ऐसी हालत हो गई है। बिल्कुल। इस पे हम और चर्चा करेंगे बाद में। मेरे पास कुछ ऐसे डेटा हैं। अच्छा जी आप बोलिए प्लीज। मैं कह रहा था एग्रीकल्चर 3-4 चीजों से कनेक्टेड है, और ये सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख सकते आप, क्योंकि आप ये देखें 82% ऑफ ऑल इंडियन हाउसहोल्ड्स आर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि आप ये आईटी इंडस्ट्री है या जिसमें कि जॉबलेस ग्रोथ एक तरह से आप कह सकते हैं। एग्रीकल्चर में 44% ऑफ आवर 475 मिलियन स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स, 44% मतलब 200 मिलियन से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है 13 to 13.5%। तो ये कनेक्टेड किससे, आपने कहा पानी से कनेक्टेड है। मैं और भी आपको डेटा दूंगा, ये कनेक्टेड है। इसको ये राइट टाइम है कि इसको आप रिफॉर्म करें। अगर आप रिफॉर्म नहीं कर सकते तो आप कम से कम किसानों की सुने। जो गांव कनेक्शन ने एक ऑल इंडिया सर्वे किया था सारे फार्मर्स का, 48% फार्मर्स खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग करे। अब आप या तो योगेंद्र यादव को सुन लीजिए या एक फार्मर को सुन लीजिए जो कह रहा है कि मैं इसमें कहां से फंस गया, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे फार्मिंग करें। और बच्चे फार्मिंग क्यों करेंगे जब कोई प्रॉफिट नहीं है? 3 लाख फार्मर्स पिछले 17 सालों में सुसाइड कमिट कर चुके हैं। 95 मिलियन फार्मर हाउसहोल्ड्स इंश्योर्ड नहीं है। क्रॉप प्रीमियम्स जो है दे कॉस्ट हाफ एज मच एज क्रॉप कॉम्पेंसेशन। जब फसल खराब हो जाती है तो कॉम्पेंसेशन। तो इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या आदमी बात करेगा कि सर आप तो वो भी देखिए, ये जो बड़े बड़े फार्म हाउस वाले किसान हैं
जिन्होंने अपने बच्चों को कनाडा भेज रखा है पढ़ने के लिए और बिजनेस करने के लिए, वो तो उन्होंने खेती में नहीं लगाया ना, उन्होंने तो कनाडा भेज दिया। और यहाँ पर चाहते हैं कि किसान वैसी हालत में रहे। लेकिन एक चीज और सर, जो मैं कह रहा था कि इसमें एजेंडा किसका किसका क्या है, मैं सुन रहा था, आपने अंग्रेजी में तो बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में बताया था कि ये जो गंगा बह रही है इसमें कौन कौन कहां कहां डुबकी लगा रहा है। मैं चाहता हूं हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए भी एक बार उसको बताइए कि किसान के नाम पर कौन कौन डुबकी लगा रहा है और मजे ले रहा है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी से बहुत ही बड़ी गलती हो गई जब इन्होंने 2019 मई में थे इलेक्शंस, अपना मैनिफेस्टो उन्होंने आई थिंक अप्रैल में दिया था। मोदी जी ने ऐसे अपना मैनिफेस्टो दिखाया था। मुझे लगता है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाया था, क्योंकि सारे प्रोमिसेस जो मोदी जी फुलफिल कर रहे हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे। अब इस पे कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, उनको तो खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने अभी तक जो भी किया है, एक तरह से ही इज द बेस्ट यूपीए प्राइम मिनिस्टर, यूपीए 3 प्राइम मिनिस्टर। एंड कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उनके जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे अपने मैनिफेस्टो में वो कोई पूरा कर रहा है। वो खुद नहीं कर पाए लेकिन मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए, शरद पवार का नाम लिया एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ही वांटेड टू डू अवे, अमेंड एपीएमसी, ही वांटेड टू, बिचौलियों को हटाना चाहते थे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म करना चाहते थे। अब वो प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। सेम विद कांग्रेस, अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, ये चाहते थे कि इन्होंने गालियां दी कि वो रिलायंस को लायक क्यों नहीं किया, कि मैं 1.5 लाख पंजाब फार्मर्स को 3,000 करोड़ का फायदा देती रिलायंस, और अब ये देखिए अकाली दल ने बंद कर दिया। और अब अकाली दल को ही आप देख लीजिए, मिस्टर सिरसा हैं जो कि आई रियली रिस्पेक्ट हिम, लेकिन वो अब ये हरियाणा वाली बात बार बार खट्टर जी ने जो कहा है वो बार बार बात बता रहे हैं कि आई थिंक बाजरा का जो एमएसपी है वो पंजाब में आधा है हरियाणा। तो खट्टर जी ने कहा है कि अब मैं पंजाब के फार्मर्स को हरियाणा में एमएसपी बेचने नहीं दूंगा। इस पे सवाल खड़े कर सकते हैं, मैं इतना डिटेल में जानता नहीं, लेकिन अगर आप किसी फार्मर से कहें कि आप किसी को भी आप बेच सकते हैं, तो किसी को ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, मे बी इट डजंट, आई डोंट नो। मतलब ऐसा नहीं फार्मर्स हरियाणा में प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेच सकते, ऐसा खट्टर जी ने नहीं कहा। और दूसरी बात है कि एमएसपी कौन कंट्रोल करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं। एग्रीकल्चर इज एक्चुअली ऑल्सो स्टेट सब्जेक्ट एज वेल। तो उसमें पंजाब का ये हक नहीं बनता कि कहीं पे एमएसपी अगर जितना है आप उसका आधा क्यों दे रहे हैं? अब मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने क्या किया है कि कोई भी किसान अगर मान लीजिए किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एक्स अमाउंट में बेचता है और वो एमएसपी से कम है, तो मध्य प्रदेश सरकार वो जो डिफरेंस है वो किसान को पे करेगी। बाकी सारे स्टेट्स ऐसा पंजाब क्यों नहीं ला सकते? अब एमएसपी जो है इज डिक्टेटेड ओनली बाय 17 to 18%, अदर मेजॉरिटी ऑफ 80% ऑफ द फार्मर्स डोंट टेक बेनिफिट ऑफ एमएसपी। और अगर आप एमएसपी का बेनिफिट ले भी लेते हैं, उसमें भी यूपी बेचारा मारा जाता है। एफसीआई अपने गोदाम जो है सीधे पंजाब और हरियाणा के फार्मर से भरवाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस इन ऑपोजिशन पार्टीज ने खुद दिए हुए हैं, किसान यूनियंस ने दिए हुए। आप ऑपोजिशन पार्टी चलिए मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल हैं, लेकिन 9 किसान यूनियंस ने 1 साल पहले ये कहा था, इंक्लूडिंग भारतीय किसान यूनियन, कि आप ये बिचौलियों को हटाएं, ये अरहतियास को हटाएं। यहाँ तो मोदी जी हटा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं चॉइस दे रहे हैं आपको, आपका मन है आप अरहतियास के थ्रू अपना जाना चाहते हैं आप जाइए। इन्होंने तो कहा था कि आप अरहतियास को हटा दें, एपीएमसी को अमेंड कर दें, ईसीए को हटा दें। अब वही चीज जब करी है तो हिपोक्रेसी, इसलिए ये आंदोलन ज्यादा नहीं चल पाएगा। और अगर इसमें देश के बाकी किसान जुड़ गए that are pro reforms, so I think this is going for a very swift end. अच्छा सर, ये बताइए, जब पॉलिटिकल पार्टीज बिना किसी लज्जा के, शर्म के अपना स्टैंड बदल देती हैं तो समझा जा सकता है भाई पॉलिटिकल पार्टी जब वो तो पॉलिटिक्स करेंगी। किसान यूनियनों ने जिस तरीके से स्टैंड बदला, भारतीय किसान यूनियन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके तो ट्वीट्स पड़े हुए हैं ट्विटर पर, कोई भी उठा के देख सकता है कि वो क्या लिखते थे, क्या चाहते थे, और वही जब हो रहा है तो वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदला? आपकी समझ क्या कहती है? नहीं, देखिए भारतीय किसान यूनियन और काफी सारे यूनियन दे आर पॉलिटिकली एफिलिएटेड एक तरह से, मतलब दे सपोर्टेड कांग्रेस, ये पक्का है। अब वो कांग्रेस जो कि खुद में रिफॉर्म चाहती थी, अब वो अगेंस्ट है, तो किसान यूनियंस आर विद द कांग्रेस, सो दे आल्सो हैव टू प्ले दैट थिंग। दूसरा, जो सरकार है कांग्रेस की पंजाब में, आपने देखा यू टर्न कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया।
दूसरा जो ये इतने सारे 50,000 मिडिलमैन हैं, इनका भी पॉलिटिकल प्रेशर होगा। ये दे आर ऑल कनेक्टेड टू द पॉलिटिशियंस। अब 2.5% कमीशन आप सरकार, पूरे इंडिया में आप एमएसपी का जो है अमाउंट है वो वाया डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप किसान को दे रहे हैं। पंजाब में ऐसा नहीं है। तो ये सब सवाल उनको खुद नहीं लगता। अगर आपको फार्मर का हित है तो आपको खुद ही पूछना चाहिए, यू नो। अच्छा सर, आज एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, वरना अगर वो वहां गए होते तो किसानों की सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो गई होती। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यहाँ पर उसी कृषि बिल को लागू किया। अब उनके नेता वहां इसको जो अरविंद केजरीवाल यहाँ छठ मनाने नहीं दे रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि कोरोना फैल जाएगा अगर सार्वजनिक तौर पर छठ मना, वो फाइन लगा रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं पहनिएगा तो फाइन देना पड़ेगा, कोरोना फैल रहा है। वो दिल्ली बॉर्डर पर बिना मास्क के बैठे हुए लोग किसानों को जाकर केला बांटते हैं, उनके नेता मास्क नहीं बांट रहे। ये क्या चल रहा है सर? देखिए, मैं आपको अपनी थोड़ी सी इस पे रिवर्स आपको साइकोलॉजी समझाऊं कि मुझे आजकल और पिछले 2-3 सालों से अरविंद केजरीवाल पे गुस्सा नहीं आता। शुरू में 2011 से जब मैंने उनका ये दोगलापन देखा और उनका ये डबल यू टर्न्स देखा, ये सब देखे तो बहुत गुस्सा आता था। काफी ट्वीट भी ये सब कि पैसा बचाओ, लेकिन उसका 10 टाइम्स आपने न्यूज़पेपर एड्स दे रहे हैं, हर इतनी सारी चीजें करी। तब गुस्सा आता था क्योंकि तब मैं इनको ऑनेस्ट समझता था। जिस दिन आपने पॉलिटिशियन का आपने रियलिटी देखी, सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब आप एक बताइए, आपको लालू पे गुस्सा आता है? अगर लालू ये सब चीजें करे, आपको लालू पे गुस्सा नहीं आएगा। कुछ हद तक आप राहुल गांधी पे गुस्सा। अरविंद केजरीवाल को ही इज लाइक अ नॉर्मल पॉलिटिशियन एंड ही इज अ वेरी एडेप्ट पॉलिटिशियन who has shown his political mettle by winning the election by landslide again. तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कच्चे चने चबा लिए या कुछ ऐसा मुहावरा होता है। he's a पक्का पॉलिटिशियन नाउ। और एक बार अगर आपने उनको ये देख लिया कि भाई वो भी हर पॉलिटिशियन की तरह धोखे हैं, करप्ट हैं, यू टर्न लेते हैं, हिपोक्रिटिकल है, तो सारा गुस्सा आई कंसिडर हिम एज लालू प्रसाद यादव। अच्छा, एक और, चूंकि आप साइकी समझने की बात कर रहे थे, मुझे एक और साइकी समझाइए सर कि इस देश में हम ये तो चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो प्राइवेट कंपनियां जिनके पास पैसा है वो उस विकास में हिस्सेदारी निभाएं। थोड़ा भाई, प्राइवेट कंपनी है, कंपनी वो प्रॉफिट तो कमाएगी, लेकिन पैसा भी तो वही लगाएगी। अब जब राहुल गांधी, आपको याद होगा उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि किसानों के बीच ही जाकर वो कह रहे थे कि आलू की फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी। वो फैक्ट्री कौन लगाता? ना आनंद रंगनाथन लगाते, ना सुशांत सिन्हा लगाते, कोई कंपनी ही लगाती। जब राहुल गांधी अपने इलेक्शंस में ये कहते थे कि मुझे जगह का नाम याद नहीं, पर वो कहीं भी खड़े होकर यही बोलते थे कि अमेरिका में कोई मोबाइल चलाए तो वहां मेड इन भटिंडा लिखा होना चाहिए मोबाइल पे। तो वो मोबाइल की फैक्ट्री कौन लगाएगा? कोई कोई तो लगाएगा, कोई कंपनी ही लगाएगी। आप चाहते हैं कि वो पैसा भी लगे, लोगों को रोजगार भी मिले, काम भी मिले, किसान को फायदा भी हो आलू की फैक्ट्री लगने से। लेकिन फिर आप कहेंगे कि जब ये होने लगेगा तो सरकार जो है वो बिजनेसमैन के साथ खड़ी। तो बिजनेसमैन आपकी मदद भी करे फिर भी वो विलन बना रहे। इस साइकी को कैसे समझाया जाए सर, और इसको कैसे तोड़ा जाए? देखिए, इसको समझने के लिए हमें ऑलमोस्ट वी हैव टू गो बैक अबाउट 70 इयर्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और जिसने बनाया अंबेडकर ने। आप ये देखिए, ये जो वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं था। ये इंदिरा गांधी लाई, वो भी इमरजेंसी के टाइम पे। तो लोगों ने अंबेडकर से पूछा कि आप इसको सोशलिज्म, आप इंडिया एज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक आप क्यों नहीं डालना चाहते? तो ये अंबेडकर की सोच थी 70 साल। उन्होंने कहा कि आज भले ही हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि हम 50 साल 60 साल बाद ना रहें। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो देशवासी हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दैट इज लाइक अ प्रियम्बल, इट इज लाइक सैक्रोसैंक्ट, हम उसमें बंध जाएं, क्योंकि ये आइडियोलॉजीज हैं। अगर हमारा देश 70 साल बाद चाहता है कि हम कैपिटलिज्म अपना लें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों कहे कि हमें सोशलिस्ट ही होना है? लेकिन ट्रेजेडी इस बात की है कि 70 साल पहले उस आदमी ने समझ लिया, और हमारा डीएनए ऐसा है कि हम जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट पॉपुलेशन, इलेक्टोरेट एंड द लीडर्स, स्पेशली द लीडर्स, वो ये समझ नहीं पाए कि सोशलिज्म है एक तरह से। अब एक्चुअली कम्युनिज्म, तो अब हम कम्युनिज्म कहते हैं, लेकिन जो लेनिन थे और जो पहले वाले कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म नहीं, वो उसको सोशलिज्म ही कहते थे। एक तरह से इट्स द सेम एज आई से, एक तरह से ये टापू जो खेलते हैं, टापू
टापू हॉप स्कॉच जो खेलते हैं, ये स्क्वायर्स बने हुए, एनार्किज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, तो ये जो खेलते हैं ये पत्थर फेंकते हैं और कभी इस स्क्वायर पे जंप करते हैं, कभी उस स्क्वायर पे। अब आप ये देखिए 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, हमारे पास सारा एविडेंस नहीं है, हेल्थ पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स की, दे चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। अगर वो नहीं होते, we would have been a basket case as we were in terms of food procurement, in terms of everything, in terms of even research and development. अगर आप ये देखें, अभी तो मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बात नहीं करी है, वो एक अलग ही मुद्दा है, उस पर तो और अभी लड़ाइयाँ होंगी आगे। पर मैं सिर्फ सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ। इट विंस इलेक्शन, सीधी सी बात। और इस इलेक्शन जीतने के लिए सारी पार्टी सोशलिस्ट है। अभी पता नहीं कोरोना के टाइम पे मोदी जी को क्या हुआ है कि ही हैज काइंड ऑफ जंक दिस सोशलिस्ट डीएनए फॉर द टाइम बीइंग, बट मोदी जी हैं जिन्होंने 2013 में कहा था द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, एंड पीपल वर सो प्राउड टू हियर दैट, अ प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट, बिकॉज यू कांट रीइन्वेंट द व्हील। आपने देखा है कि जितनी भी कंट्रीज तबाह हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उन्होंने सोशलिज्म अपनाया तब तबाह। कैपिटलिज्म में कोई तबाह नहीं हुआ है, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मैं आई एम फॉर वेलफेयर स्टेट, लेकिन ओनली कैपिटलिज्म कैन सस्टेन अ वेलफेयर स्टेट। आपको पैसा का पहले कमाना पड़ेगा, उसी से ही तो आप पैसा बांटेंगे। अगर आप खुद ही पब्लिक सेक्टर पैसा नहीं कमा सकता, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो अर्ज टू गेन मोर प्रॉफिट। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड फॉर तो हमारा डीएनए हमेशा से ये रहा है। अब होपफुली थोड़ा सा अगर चेंज होता है, बट अभी तो ये शुरुआत है सुशांत। असली लड़ाई जो होगी वो ये होगी कि जितने 1800 हमारे पास 1825 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि लॉस मेकिंग है, जिनमें से 400 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नॉन फंक्शनल है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनको पैसा देती है करोड़ों रुपए, नॉन फंक्शनल। अभी एक हाल ही में क्लोज हुआ है 5-6 साल बाद, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान हाइड्रोकार्बन लिमिटेड और समथिंग, जो ये बना रहा था, जो ओजोन लेयर को फ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय करते हैं, वो बनाने वाला पीएसयू था। वो 15 साल से, जब से ये बंद हो गई सारी सीएफसीज बंद हो गई, तो वो बंद हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उसको 1000 करोड़ रुपया एवरी ईयर दे रही, जस्ट टू प्रॉपर 21 एनुअल बजट। हमारा एनुअल बजट जो होता है, जो निर्मला सीतारमण जी हर साल डिस्पर्स करती है, इट्स ओनली 27 to 28 लाख करोड़। उसका 21% गोज इनटू प्रॉपिंग अप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी लड़ाई, असली लड़ाई जो होगी, जिसपे पता नहीं क्या करेंगी ऑपोजिशन पार्टियां, इज प्राइवेटाइज, और बीजेपी इज इक्वली गिल्टी एज एनी अदर। एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है। और इसमें बस मैं एक बार पॉइंट और जोड़ दूं सर, मुझे ध्यान है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और कुछ डील्स हुई भारत और अमेरिका के बीच में, बिजनेस के समझौते भी हुए, तो मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, बिजनेसमैन की तरफ दिखा के कि सुनो ये हो गया है, और इस तरीके से, मतलब उनकी टीम में बिजनेसमैन आए थे और उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि भाई ये काम हो गया है। मैं उस दिन वो देख के सोच रहा था एंकरिंग करते वक्त कि अगर नरेंद्र मोदी ने किसी अंबानी अदानी को ये बोल दिया होता कि सुनो ये डील हो गई है, तो यहाँ लोग स्ट्रॉ डालकर नरेंद्र मोदी का खून चूस गए होते कि बताइए, बाप रे बाप, इन्होंने अंबानी, अरे भाई लगाएगा तो पैसा अंबानी अडानी ही, क्या कांग्रेस के राज में कुछ नहीं लगा सर? ये जो पेप्सी, कोका कोला, इनके प्लांट्स लगे, या जो आप चिप्स, हम और आप चिप्स खाते हैं कंपनियों के, ये क्या हवा में लगे? ये किसके राज में लगे? नहीं, आई थिंक इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सोशलिज्म एक ऐसा धब्बा है हमारे देश पे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो हटाना नहीं चाहती, कोई नहीं हटा सकते। इनफैक्ट ये जो कृषि के जो फार्म बिल्स हैं, रिफॉर्म बिल्स हैं, ये कम से कम ऑपोजिशन पार्टीज ने ये तो कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम रिफॉर्म चाहते हैं। ये पब्लिक सेक्टर और इस पे सोशलिज्म में तो उन्होंने ये भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप किसी भी कांग्रेस वाले से पूछ लीजिए, he agrees with the BJP, agrees with Akali Dal, agrees with every party कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करें। बीजेपी ने पिछले 6 साल में, इनफैक्ट जो लास्ट प्राइवेटाइजेशन हुई थी, आप यकीन मानिएगा, प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन, ये नहीं कि आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को आधा बेचा और वो आपका दूसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट ने खरीद लिया, ऐसे ये वाली सरकार ये कर रही है, LIC से खरीदवा देती है। अब वो प्राइवेटाइजेशन थोड़ी ना हुआ।
डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन आपने एक जेब से निकाल के अपनी जंक सिल्वर, फैमिली सिल्वर दूसरी जेब में डाल दी। जो अरुण शौरी और वाजपेयी जी ने किया था, दैट वाज ट्रू प्राइवेटाइजेशन। और उसके लिए आप यकीन मानिए, वी रिमेंबर दैट ईरा, इतनी गालियां पड़ी। इनफैक्ट वो सहार होटल बेचा था, उस पे पता नहीं कितने केस हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो उसके बाद से मुझे लगता है पॉलिटिशियन ने भी कान पकड़ लिए कि हम ये नहीं करेंगे, हमें इतनी गालियां पड़ी, यू नो। तो आई डोंट नो, फॉर दैट टू चेंज देयर इज वेरी लिटिल। सर, मैं इस सेशन के अंत में 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, जिसका अगर आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। एक बात कही जा रही है कि इस बिल में अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर कंपनियां ये कहें कि यार ये आलू वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे, या फसल वैसी नहीं है जैसा हम चाहते थे, उपज वैसी नहीं है, तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा और उसको कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा है क्या? देखिए, अगर ऐसा है तो ये गलत। एक तो नंबर 1 है कि इसमें लैंड का कोई लेना देना। पहली बात तो ये मिस इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्म में लैंड ले लेंगे। लैंड डजंट एंटर इनटू दैट, इट्स जस्ट अ राइट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोड्यूस। नंबर 1 तो ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। नंबर 2, यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स। ये एक और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि किसान कोर्ट्स के पास नहीं जा पाएगा। अरे भाई, 370 पास किया पार्लियामेंट ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, यू नो। कोर्ट के पास आप कुछ भी ले जा सकते हैं। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न कर सकता है पार्लियामेंट, जैसे शाहबानो में किया था, और भी ऑर्डिनेंसेस आई हैं। बट द फैक्ट इज द फार्मर कैन अप्रोच द कोर्ट। अब ये देखिए, हमने फार्मर्स को, जैसे मैंने कहा, ये इतना इमोशनल मुद्दा है जिसपे मैं जो भी कहूंगा लोग कहेंगे अरे यू आर एंटी फार्मर। नो, आई एम नॉट एंटी फार्मर, आई एम एंटी इलॉजिक। फार्मर भी एक प्रोड्यूस दे रहा है आपको, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, that contract is entered between two parties. अगर उस पर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, there is always the court you can go to। मतलब इसमें भ्रम फैलाने वाली बात ही नहीं आती। कोई कोई एक पॉइंट जो आपको लगता है कि सरकार को किसानों की सुनकर बिल में उस बात को लेकर अमेंडमेंट कर देना चाहिए, वो ठीक होगा, किसानों के पक्ष में होगा? नहीं, कोई पॉइंट नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि these bills do not address it वो कंप्लीटली। मैं एक्चुअली चाहता था कि एमएसपी पे गवर्नमेंट अपने आप आए और ये एक्सेप्ट करे कि अभी तक जितना भी ये एमएसपी पे जो स्कैम हो रहा है, वी नीड रिफॉर्म्स इन एमएसपी इटसेल्फ। रघुराम राजन वाज करेक्ट। वो अलग बात है कि अब वो बदल गए हैं, बट ही वाज करेक्ट when he said कि गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग सो मच। ही वाज ब्लास्टिंग द गवर्नमेंट, इतना प्रोक्योर क्यों कर रहे हो आप? वो कह रहे थे एमएसपी इज लीडिंग टू इन्फ्लेशन। ही वाज करेक्ट। अब आप ये देखिए, इकोनॉमिस्ट जब ये कह रहे हैं, कुछ तो सोच के कह रहे थे ना। वो अलग बात है कि यूपीए के टाइम पे कह रहे थे, अब वो मुकर रहे हैं इस बात। बट द पॉइंट इज कि आप जो कह रहे हैं कि सरकार को ये करना, वो ये अपने अंदर की सोच उनकी ऐसी है कि ये माई बाप सरकार ये तय करे। अब जैसे एक बात में मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ये गारंटी दे दे कि प्राइवेट प्लेयर कोई भी है वो एमएसपी से नीचे चीज नहीं खरीदेगा। अरे भाई, क्यों? ये मतलब आपने कैसे वो कर दिया? सरकार मतलब माई बाप मान लिया ना आपने कि सरकार तय कर रही है। दूसरा, एक तरफ आप कहते हैं कि आई बिलीव इन फ्री मार्केट सिस्टम, कि व्हाट इज द प्राइस इज टू बी डिसाइडेड बाय द फ्री मार्केट। अब प्राइवेट प्लेयर ये डिसाइड करे, सरकार बीच में आके कह दे कि नहीं, आप इससे 200 गुना ज्यादा, सॉरी डबल ज्यादा दीजिए। इट डजंट मेक सेंस, यू नो। नहीं, और इसमें एक चीज और है कि अगर रिपोर्ट ये कह रही है कि जी 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 जी, आप बोलिए प्लीज। इस पे मुझे लगता है कि सरकार शायद थोड़ा सा पीछे हटके ये गारंटी वाली चीज कर ले, बट मेरे हिसाब में वो गलत होगा। बट आई थिंक ये एमएसपी की गारंटी हो सकता है ऐड कर, मुझे लग रहा है। बिकॉज एक स्कीम है कि अगर प्राइवेट प्लेयर एमएसपी से नीचे खरीदता है तो सरकार वो डिफरेंस जो है वो देगी, हो सकता है। ठीक है, लेकिन पर मैं ये भी कह रहा हूं सर कि अगर एमएसपी की गारंटी देने से एमएसपी मिलने लगती, तो एक तो अभी कहीं गारंटी है भी नहीं, और दूसरा अभी भी तो रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी पर ही खरीद होती है उनके उपज। तो अगर लिख भी दिया सरकार ने, तो इसकी क्या गारंटी है कि बाकी के 94% को एमएसपी मिलने लग जाए? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि भाई आप सी, प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या होती है। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब आप उनको एम्पलीफाई करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट, एनवाईटी और अपने घर के मीडिया से, आपको लगता है कि पूरे देश में यही मुद्दा है सारे। अभी आप देखिए, एक तो ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो इंचार्ज है, उसने कहा कि 250 मिलियन फार्मर आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स।
मतलब 250 मिलियन कितना हो गया, 25 करोड़, 25 करोड़ ही हुआ ना। इतने हाँ हाँ फार्मर्स, इतने तो देश में फार्मर्स नहीं है, या 20 करोड़ है, 22 करोड़ फार्मर है। तो इतने भ्रम जब आप फैलाते हैं, आपको लगता है कि सारा देश एकदम आग में झुलस गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चंद हजार लोग हैं, हो सकता है इनकी मिलीभगत, जो जेन्युइन फार्मर्स हैं दे आर बीइंग इग्नोर्ड इवन इन पंजाब। कुछ वॉइसेस पंजाब में भी ऐसी होंगी, वो कहेंगे भाई आप खुद कह रहे थे हम प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, मैं रिलायंस को बेचना चाहता हूं, मैं बिचौलियों के पास क्यों जाऊं? ऐसे फार्मर्स भी होंगे भाई। जब अमरिंदर सिंह कोई भी बिना सोचे समझे रिलायंस को ये नहीं सपोर्ट करते कि रिलायंस पंजाब में आए, ये बात तो तय है, वरना अमरिंदर सिंह के खुद वोट चले जाते। कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी कभी बात नहीं करता जिससे उसको वोट ना मिले। अब अमरिंदर सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको कोई फार्मर रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने कहा भाई हम एमएसपी पे नहीं लेना चाहते, हम बिचौलियों के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप रिलायंस को लाएं यहाँ पे। तो ऐसे फार्मर्स हैं, लेकिन अब वो साइलेंट हैं क्योंकि पूरा माहौल ऐसा बन गया है कि भाई इट इज इंडिया इज ऑन द बॉयल, इंडिया इज नॉट ऑन द बॉयल। As you said, 6% is MSP, 80% farmers do not make use of this. They are all silent spectators now. वो जाग गए और वो उन्होंने दिल्ली आना शुरू कर दिया इन सपोर्ट ऑफ मोदी। तो मतलब क्या होगा फिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बिल वापस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि अगर बिल पूरे के पूरे बिल वापस हो गए, आपने पहले शुरू किया कि ये हमको बदलाव चाहिए, अब आप इस पर अड़ गए हैं कि हमको बिल वापस कराना है, क्योंकि आपका मकसद ये नहीं है कि किसान का फायदा हो। आपका मकसद ये है कि अगर बिल वापस हुआ, सरकार दबाव में दिखी, तो हम एक मैसेज दे पाएंगे कि हमने मोदी को झुका दिया। और आगे के लिए भी ये बहुत खतरनाक हो जाएगा कि अगर बिल ही वापस हो गए, ठीक है कुछ बदलाव है, आप बदलाव करा लीजिए, कोई बात सरकार को लगेगी, कुछ आपको लगेगी, दोनों मिलकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बिल वापस हो जाना ऐसा तो मुझे उचित नहीं लगता। एक आखिरी चीज सर, अगर मोदी जी ने एक बार ऐसा किया हुआ है, दबाव में आके शुरू में जब वो नए नए थे प्राइम मिनिस्टर, तो लैंड एक्विजिशन बिल को वापस ले लिया था उन्होंने, which was a big tragedy because it was a reformist bill and it had only tweaked yet again UP लैंड एक्विजिशन बिल। उसमें एक दो क्लॉजेस जो कि बेटर थे। अमर्त्य सेन उस टाइम पे, प्री मोदी टाइम पे, दे वर सपोर्टिंग दिस। मोदी आया तो ये सारे हाय हाय नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। तो वो दबाव मोदी पे था, बट आई थिंक इट इज अ डिफरेंट मोदी नाउ, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस। आई डोंट थिंक ही शुड टेक इट, इट विल बी अ डिजास्टर इफ ही डज। आखिर में एक बात सर, जो अभी लाइव देख रहे हैं आपको, और जो लोग बाद में भी ये वीडियो देखें, अगर वो किसान है और अगर वो आम आदमी है जो किसान के बारे में समझना चाहता है, इस बिल को लेकर जो हुआ उसको समझना चाहता है, आप उससे क्या कहेंगे? देखिए, किसानों से तो मैं ये कहूंगा कि जब 48% जो सर्वे हुए थे किसान, उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फार्मिंग ले। ये सबसे बड़ा इंडाइटमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर। आपको 13.5% जीडीपी आप कंट्रीब्यूट करते हैं। 44% of our labor force is involved in agriculture. In the West, it is 2%, it is 3%. आप कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन सकते जब आपका इतना सारा फोर्स नॉन फ्लेक्सिबल इकोनॉमी, जो कि which is subject to drought, which is subject to famine, which is subject to erratic monsoon. तो ये एक फील्ड ऐसा है, डोमेन ऐसा है जिससे आपको निकलना चाहिए या फ्लेक्सिबल बने, फार्मर भी रहें और कुछ और भी सीखें। और ये धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज unless India brings flexibility in its economy, we can never be a developed nation. एंड एग्रीकल्चर को एकदम ऐसे मत सोचें कि अब जैसे यूके है और बहुत सारी कंट्रीज हैं, they don't produce a lot of stuff but they are able to buy it. आप ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपनी इकोनॉमी में कि आप फैमिन के मोहताज ना रहें। आप अदरवाइज आपने कोई एक फील्ड बता दीजिए जिसमें पिछले 15 सालों में आईटी इंडस्ट्री हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, शिपिंग हो, जिसमें 3 लाख वर्कफोर्स हैव कमिटेड सुसाइड। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। वो एक आपको एक चीज बता रही है कि 17 साल में जब 3 लाख फार्मर्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं इस प्रोफेशन के लिए, दैट मीन्स इट इज नॉट वर्दी, इट इज नॉट वर्थ फॉलोइंग दैट प्रोफेशन। और ये कनेक्ट, हमारे पास टाइम नहीं था, आपने जैसे वाटर टेबल से कनेक्ट किया, इट इज सो इंपॉर्टेंट। जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दूंगा, शुगर केन देख लीजिए। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। 350 बिलियन kg is produced by India of sugarcane. Sugarcane takes up only 9% of the cultivable land, but 71% of the irrigation water. इतना पानी सींचता है। ये इंडिया की प्रोडक्शन के लिए, शुगरकेन को एग्रीकल्चर सींचने के लिए, इंडिया रिक्वायर्स 1 quadrillion liters of water.
which is equivalent to 10 गंगा सागर डैम्स। और शुगर प्राइसेस का क्या हुआ पिछले 6 सालों में? हाफ। तो अब आप जब ऐसी फील्ड में हैं जो कि आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो फार्मर्स आर करेक्ट जब वो कह रहे हैं कि भाई half of them are saying I don't want my son or daughter to follow this thing. Of course they are sensible, so politicians have to listen to that। आप किसानों को कहते हैं किसान को सुने, इन किसानों को सुने जो कि इतने दर्द में हैं कि सुसाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे और बच्चे को नहीं कहूंगा कि फार्मिंग ज्वाइन करें, you know? और मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, आपने गन्ना किसानों का जिक्र किया सर, कैसे लॉबीज काम करती हैं ये भी लोगों को पता लगना चाहिए। इस पे एक बाद में पूरा शो कर लेंगे। लेकिन हमारे बिहार में सर, वहां पर जहां पर पानी की दिक्कत नहीं है, वहां पर कैसे महाराष्ट्र लॉबी के चक्कर में गन्ना किसान जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया और वो पूरा शिफ्ट हो गया उस महाराष्ट्र में जहां पर हर गर्मी में हम तस्वीर देखते हैं कि जमीन फटी हुई है और पानी की दिक्कत है और वहां पर आप बताइए, जो आप कह रहे हैं कि 71% पानी जो यूज हो रहा है खेती का वो गन्ना के में यूज हो रहा है, वहां उस महाराष्ट्र में जिसमें लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वहां आप गन्ना उगा रहे हैं, बताइए। शुगर बैरन किसे कहते हैं, किस पॉलिटिशियन को, आपको तो पता ही है। तो चीनी कम नहीं है, चीनी बहुत ज्यादा है लोगों के जीवन में और कड़वाहट जो है वो किसान को ट्रांसफर कर दी गई है। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगा इस तरीके के और सेशंस करूं ताकि लोगों तक बात पहुंचे। बहुत सारे लोगों ने आपका धन्यवाद कहने के लिए कहा है, तो मैं उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। हिंदी में जाकर 70-80% बात कर पाया, और जो गालियां मिलेंगी वो हिंदी में मजा ही कुछ और है, गालियां सुनने। आपको याद होगा हम आपके एक आशुतोष जी आजकल टीवी पे आते हैं, उनका अपना एक टीवी चैनल है, सत्य है शायद, उस पे एक क्लिप वायरल हो गया है, वो क्या उखाड़ लेगा एक है बहुत ही अच्छी में, उन्होंने वायरल किया कि उनके बगल में बैठा हुआ है और आशुतोष जी कह रहे हैं कि आजकल देखिए सोशल मीडिया की हालत बहुत खराब है, तो उनके जो बगल में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा अरे मुझे मालूम है आशुतोष जी, आपने शायद देखा होगा ये क्लिप, आप जो भी आपको इतनी गालियां पड़ती तो गालियां पढ़ने में बहुत मजा। तो नहीं आप मुझे नहीं लगता आपको गालियां पड़ेंगी, और पड़ेंगी भी तो आप उनको मैसूर पाक समझ के खा लीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।